Hello student. Today we are going to study the properties of determinant. बच्चों यहाँ से डिटर्मिनेंट का हमारा मेजर पार्ट स्टार्ट होता है। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं हुई तो आगे क्वेश्चनों में बहुत बड़ी डिफिकल्टीज आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए सबसे पहले हमको इन प्रॉपर्टीज पर कमांड करना है। इसलिए स्टूडेंट यू हैव स्टडी वेरी केयरफुली। तो आइए चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट no change if the row are changed into column। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नो चेंज इफ द रो इंटरचेंज इनटू कॉलम। नहीं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है अगर हम रो को कॉलम में चेंज कर दें, या ये कहिए कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे मान लीजिए डेल 1 2 3 4 5 6 2 1 8 ये है। अगर मैं इसको रो को कॉलम में चेंज कर दूं या कॉलम को रो में चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये हमारा फिर डेल डैश आ जाएगा, और फिर इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज होगी, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज होगी। ये डिटरमिनेंट आएगी। और जब हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों की वैल्यू हमारी क्या होगी? सेम होगी। तो इसका मतलब है कि जो अगर किसी भी डिटरमिनेंट का हम ट्रांसपोज कर दें तो ट्रांसपोज करने पर उसकी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी। समझ में आ रही बात? तो इसका या इसको ये भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए डैश। यहां से हमारा ये रिजल्ट निकल के आया कि कोई डिटरमिनेंट है, अगर उसकी हम रो को कॉलम में चेंज कर दें तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब देखो इसको निकाल के देख लीजिए। यहां से जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, मान लीजिए रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, 1 बाहर ले लिया, एक्सपेंड कर दिया, इसमें ये इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैंने बताए थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सब कैंसिल हो जाएंगे, छोड़ देंगे, तो ये दोनों बचे। 5 8 जा इसकी मल्टीप्लाई हो गई 40 माइनस 6 1 जा 6, प्लस माइनस में 2 को लेंगे बाहर तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 8 4 जा 32 माइनस 6 2 जा 12, फिर प्लस में 3 बाहर, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 4 1 जा 4 और माइनस 5 2 जा 10। तो यहां से कितना आया? 40 माइनस 6, ये आ गया 34 माइनस, इसमें से इसको माइनस किया 0 2 3 में से 1 2, प्लस 4 में से 10 को माइनस किया तो माइनस 6, तो 3 इंटू माइनस 6, तो यहाँ आ गया 34 माइनस 40 और माइनस 6 3 जा 18। तो ये कितने हो गए? 8 4 1 5 माइनस के 58 प्लस के 34। तो यहाँ से कितना आया? 8 में से 4 माइनस होगा 4, 5 में से 3 माइनस होगा 2, तो माइनस होगा 24। अब देखिए फिर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ यहाँ, तो इसको मैं एक्सपेंड करते हैं R1 से, R1 से R2 से R3 से C1 से C2 C3 किसी से भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको 1 ले लिया मैंने बाहर, ये कैंसिल हो गई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, 8 4
5 जा 40 माइनस 6 बन जा 6 प्लस माइनस के 4 बाहर आ गए, ये कैंसिल 8 2 जा 16 माइनस 3 बन जा 3, फिर प्लस में 2 आ जाएगा बाहर, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल 6 2 जा 12 माइनस 5 3 जा 15। देखिए इसको जब मैं निकालूंगा कितना आएगा 34 माइनस 6 में से 16 में से 3 माइनस 13 4 इंटू 13 प्लस 2 और 12 में से 15 माइनस माइनस 3, तो आएगा 34 माइनस 13 4 जा 52 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, तो 34 और ये होगा माइनस 2 और 6 8 58 में से जब इसको माइनस करेंगे हम तो माइनस के कितना आएगा 24। तो देखो ये वैल्यू कैसी है, सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से पहला रूल क्या आया कि अगर हम डिटरमिनेंट किसी भी डिटरमिनेंट की रो को कॉलम में चेंज कर दें तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्लियर, इसको नोट कीजिए। तो आइए चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, अगर मान लीजिए किसी भी डिटरमिनेंट के कोई 2 रो और 2 कॉलम इंटरचेंज कर दिए जाए तो उस डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है बट न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होती। यह है इफ एनी 2 रो और कॉलम of a determinant are interchange then the sign of a determinant change but numerical value no change। यानी किसी भी डिटरमिनेंट के अगर मान लीजिए कोई 2 रो या 2 कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें तो केवल उसकी साइन चेंज होगी, ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब देखिए किसी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम को ही हमें चेंज करना है। मान लीजिए कोई हमारा डिटरमिनेंट दे रखा है ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो हम इसके अगर वैल्यू चेंज किस तरह से करें, R1 और R2 दोनों को इंटरचेंज कर दें या C1 C2 कर दें या C1 C3 कर दीजिए, किस तरह से कर सकते हैं। तो इन दोनों को इंटरचेंज करने पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमारी सेम होगी, वही होगी, बट इसका केवल साइन चेंज हो जाएगा। और हमें चेंज जब करना है तो केवल एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम को ही आपस में चेंज करेंगे। तो देखो ये आएगा इसमें A1 R1 और R2 को चेंज करना है तो R1 के स्थान पर हमारा R2 आ जाएगा, यानी B1 B2 B3, और इसके स्थान पर R1 आ जाएगा A1 A2 A3। ये एज इट होगा, इसको चेंज नहीं करना। अब इसकी वैल्यू भी हमारी क्या होगी, यही होगी, बट यहाँ क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। तो केवल साइन चेंज होगा, बाकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसकी वैल्यू भी हमारी यही होगी जो इसकी है, माइनस के डिटरमिनेंट ये हो जाएगा। समझ बात आ गई। अगर हम फिर इसको दोबारा फिर चेंज करें तो दोबारा चेंज करने पर फिर इसमें माइनस आ जाएगा तो फिर प्लस हो जाएगा, फिर करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, फिर करेंगे फिर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक रिजल्ट निकल कर आया कि अगर हम इसके रो या कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं इवन टाइम तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, अगर ऑड टाइम करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर आइए 3। द डिटरमिनेंट वैल्यू
is 0 if any two row या column of a determinant, any two row or column are सेम कह दीजिए या कह दीजिए आइडेंटिकल। तो किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 होगी, अगर मान लीजिए उस डिटरमिनेंट की कोई सी भी दो रो या दो कॉलम कैसे हो, आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल मतलब है दोनों एक जैसे हो, बिल्कुल सेम हो। जैसे कि मान लीजिए डिटरमिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 और फिर A1 A2 A3। तो यहाँ देखिए R1 और R3 कैसे हैं दोनों। R1 हमारे R3 के क्या है, इक्वल है, दोनों सेम है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, 0 होगी। किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी कब, जब उसके दोनों कोई सी भी दो रो या दो कॉलम सेम हो, यानी बिल्कुल एक जैसे आ जाए, यानी आइडेंटिकल हो। समझ बात आ गई। तो ये हमारे तीन प्रॉपर्टी हो गई, इनको नोट कीजिए। आइए प्रॉपर्टी नंबर 4, all the element of any row or column, all the element of any row or column be multiplied by a number या by a constant number then the determinant multiplied that a number। इसका मतलब क्या है, ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी मल्टीप्लाई बाई ए कांस्टेंट नंबर। अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में, केवल एक ही रो या एक ही कॉलम में करनी है हमें, पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, तो उस डिटरमिनेंट में उस कांस्टेंट वैल्यू से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी उसका जैसे k की मल्टीप्लाई हो जाएगी, करेंगे तो k टाइम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट दे रखा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मान लीजिए मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, किसी R1 को चेंज करना पड़े या R2 को चेंज करना है या R3 को करना। मान लीजिए हम करेंगे C3 जो है, सुमित कह रहा है इसमें कि ये सर C3 ये R3 अच्छा नहीं लग रहा, R3 को हमें चेंज करना है। तो जब R3 को हम चेंज करेंगे तो इसमें चेंज करने मतलब क्या, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है। जब कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम किसी भी पर्टिकुलर रो में ही करते हैं। मान लो R3 को चेंज करना है तो R3 में ही करेंगे, केवल इनमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने वहां मैट्रिक्स में समझाया था, मैट्रिक्स में इसमें यही डिफरेंस है। मैट्रिक्स में अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में, जितने भी हमारा 2x2 का है तो 4 एलिमेंट हो गए, 3x3 का तो 9 हो गए, सब में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन डिटरमिनेंट में जब हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल किसी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में ही मल्टीप्लाई होती है। मान लीजिए मैं C3 में मल्टीप्लाई करनी है तो C3 गेट KC3 ये लिख दूं। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब मैं किसी भी डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके क्या होगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3।
अब यहाँ k की मल्टीप्लाई करनी है तो KC1 KC2 और KC3, तो इसकी और इसकी दोनों की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। इसका मतलब है कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से हम किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे तो उसका उस डिटरमिनेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सभी में नहीं करनी है, अगर सभी में करेंगे तो फिर k की और मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर इसमें करेंगे फिर k की हो जाएगी, k की पावर की 3 हो जाएगी। आइए चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पर। प्रॉपर्टी 5 है, इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 terms, then the determinant can be expressed as sum or difference 2 or more determinants। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी डिटर्मिनेंट में दो या कोई भी डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या कॉलम में 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू सम या सबट्रैक्ट की फॉर्म में है, तब हम उनको अलग अलग सम या सबट्रैक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस डिटरमिनेंट को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिटरमिनेंट हमारा ये हो गया a1 प्लस के a2 a3 b1 प्लस के c1 प्लस के b2 b3 c2 c3, ये हमारा कोई डिटरमिनेंट है। तो देखिए ये c1 में हमारे क्या 2 टर्म दे रखे हैं, प्लस में माइनस में या प्लस में कैसे भी हो, तो उनको हम माइनस प्लस में अलग अलग एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही मैंने ऊपर लिखा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग कैसे करना है कि जो फर्स्ट कॉल ये नंबर a1 b1 और c1, इनके साथ भी ये दोनों कॉलम लेने हैं, a2 b2 और c2 a3 b3 c3, और प्लस में है तो प्लस में, अगर माइनस है तो माइनस में, प्लस में। फिर दूसरा डिटरमिनेंट लिखना है तो ये दूसरा डिटरमिनेंट में जो वैल्यू हमारी प्लस हो रही है कांस्टेंट वैल्यू के, ये और इसके साथ भी ये दोनों कॉलम आ जाएंगे, a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो यहां से हमारा डिटरमिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरह से अगर हमारे 2 या 2 से ज्यादा टर्म किसी भी रो या कॉलम में दे रखे हैं तो हम उसको अलग अलग डिटरमिनेंट में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में अब आती है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी डिटरमिनेंट की सारी वैल्यू किसी भी रो या कॉलम की, किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम की 0 है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। यानी कि द डिटरमिनेंट वैल्यू is 0 if all the elements of any row या कॉलम आर 0। अगर किसी भी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी अगर किसी भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो। जैसे मान लीजिए 0 0 0, यहाँ चाहे कुछ भी लिख दें, b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। इसको हमें सॉल्व करने की आगे जरूरत नहीं है। तो ये हमारी होगी प्रॉपर्टी नंबर 6। उसके बाद में अब एक प्रॉपर्टी और बची है, इसको नोट कीजिए, फिर उसे कराते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 7, 6 होगी 7। ये है द डिटरमिनेंट वैल्यू does not change, determinant value does not change when any row or column multiply
बाई ए नंबर देन एडेड या सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर रो या कॉलम। इसका मतलब है किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है जब उसके किसी भी रो या कॉलम, पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरी रो या कॉलम में उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। यानी कि ये जैसे कि आर आई गेट्स आर आई प्लस 3 आर जे, ये देखिए के आर जे, ये लिख सकते हैं सी आई गेट सी आई प्लस के सी जे। यानी कि किसी भी रो में हम मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरी पर्टिकुलर रो में हम इसको प्लस करें या माइनस करें तो इससे डिटरमिनेंट वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी ये है जैसे डिटरमिनेंट वैल्यू ये हो गई A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसमें हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें R1 को चेंज करना है और R1 में क्या करना है, R1 प्लस हम लिख दें के R2। तो हमें क्या करेंगे, R2 हमारी चेंज नहीं होगी बट R1 में क्या करेंगे, R2 में के की मल्टीप्लाई करके ए प्लस करना है तो A1 प्लस के B1, ये दूसरा हो जाएगा A2 प्लस के B2, तीसरा हो जाएगा A3 प्लस के B3। बाकी हमारे दोनों रो एज इट होंगी B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो इससे हमारे डिटरमिनेंट वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी आएगी। तो ये हमारी क्या हो गई, सारी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी पे ही दे रखे हैं और बाकी हैं तो सारे ही क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन में डिटरमिनेंट में क्वेश्चन को कैसे प्रूव करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए किसी भी रो या कॉलम में हम कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। यहाँ ऐसे बाउंडेशन नहीं है जो पहले थी कि रो से कर रहे हैं तो रो वाले लगाएंगे, कॉलम से कर रहे हैं तो कॉलम वाले लगाएंगे। यहाँ हम कोई भी कि एक क्वेश्चन में हम रो और कॉलम दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, किसी भी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में हमें मैक्सिमम 0 लानी पड़ती है। हम मैक्सिमम 0 लाने के लिए किसी भी रो या कॉलम को यूज कर सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम का हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। और जब किसी भी रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 आ जाएंगी, मैक्सिमम मतलब 2 से 2 ले आओ अगर 3/3 का तो मैक्सिमम 2 आ जाए किसी भी रो या कॉलम में, तो हम उसे उस जिस रो या कॉलम में हम मैक्सिमम 0 लाए हैं उस रो या कॉलम उस रो को या कॉलम को लेकर हम उसे क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, तो उसका आंसर आ जाता है। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना और कोई इसमें नया रूल है नहीं, केवल क्या करना है, केवल 0 पर ध्यान देना है कि किसी भी रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 लानी है। वो कैसे आएंगे, ये ऑपरेशन यूज करने के बाद। तो इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 4.2 वो कराऊंगा। आप इनको ध्यान से पढ़ना है, ढंग से समझना है, फिर उसके बाद उसको आप रिवीजन करना है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज में चलेंगे। एक्सरसाइज में ये वीडियो देखते रहिए, एक्सरसाइज दूसरी वीडियो में एक्सरसाइज कराऊंगा, तो इसलिए इन्हें ध्यान से पढ़ना पहले। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।